मान लीजिए आपके पास एक रस्सी है और आप उस रस्सी में एक छोर पर हल्का सा झटका देते हैं, तो आप देखेंगे कि रस्सी में एक स्पंद या पल्स उत्पन्न हो जाती है जो रस्सी के दूसरे छोर की ओर गति करती है। अब अगर हम ये मान लें कि इस रस्सी के दूसरे छोर पर भी एक व्यक्ति खड़ा है, यदि यह व्यक्ति दूसरे छोर से पहली तरंग की ओर एक दूसरी तरंग भेजे जो जाकर के पहली तरंग पर कहीं अतिव्याप्त होती हो, ओवरलैप होती हो, तो क्या होगा? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक तरंग इस दिशा से आ रही है, ये चौकोर तरंग है। ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि रस्सी में ऐसी तरंग बनाना शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तरंग केवल एक रस्सी की हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक ध्वनि तरंग हो सकती है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग हो सकती है या कोई अन्य तरंग हो सकती है। यह चौकोर आकार इसे समझने के लिए आसान बनाता है, इसलिए हमने ये आकार चुना है। तो मान लीजिए एक तरंग इस तरफ से आ रही है और दूसरी तरंग इस ओर से आ रही है। अगर हम इन्हें रस्सी की तरंग मान रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों तरंगें एक ही रस्सी में है। यहाँ दो अलग अलग रस्सियाँ नहीं हैं, केवल एक रस्सी है और दो तरंगें एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जब यह रस्सी यहाँ ऊपर की ओर जाती है या यहाँ ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ नीचे कोई रस्सी नहीं है। रस्सी एक समय में एक ही जगह पे हो सकती है, ये दो जगह पर ऊपर और नीचे यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन इसे बार बार मिटाने में और बनाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हमने इसे यहाँ मिटाया नहीं है। लेकिन रस्सी यदि यहाँ ऊपर है तो इसका अर्थ है कि यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये है कि जब ये दोनों स्पंद, ये पल्सेस ओवरलैप करती हैं, अतिव्याप्त होती हैं, तो क्या होता है? तो मान लेते हैं कि हमारी पहली पल्स यहाँ कहीं आ जाती है और हमारी दूसरी पल्स यहाँ आकर के पहली पल्स पे, पहले स्पंद पे ओवरलैप हो जाती है। तो जब ये तरंगें इस तरह आपस में मिलती हैं तो इसे व्यतिकरण या वेव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो वेव इंटरफेरेंस या व्यतिकरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही क्षेत्र में ओवरलैप करती हैं, अतिव्याप्त होती हैं, तो इसे व्यतिकरण या इंटरफेरेंस कहते हैं। अब हमारी रस्सी एक साथ दो स्थानों पर तो हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ केवल एक रस्सी और उसका एक आकार होना चाहिए, एक पल्स होनी चाहिए। तो अब हम परिणामी तरंग का आकार कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम इन दोनों तरंगों को जोड़ देंगे। दूसरे शब्दों में यदि हमें परिणामी तरंग की ऊंचाई y ज्ञात करनी हो तो ये बराबर होगी पहली तरंग की ऊंचाई y1 प्लस दूसरी तरंग की ऊंचाई y2 के। अगर आप तरंगों के समीकरणों से परिचित हैं तो आप उन्हें यहाँ प्रतिस्थापित करके जोड़ सकते हैं और आपको परिणामी तरंग के लिए समीकरण मिल जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार गणितीय समीकरणों का उपयोग किया जाए। कई बार केवल चित्र को देख करके भी परिणामी तरंग का अनुमान लगाया जा सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 1 इकाई है, तो इसका मतलब ये 1 इकाई, इसकी ऊंचाई 2 इकाई और इसकी ऊंचाई 3 इकाई है। ये मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर इकाई का, यूनिट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी दोनों तरंगों की ऊंचाई 0 है, तो परिणामी तरंग की ऊंचाई यानी y1 प्लस y2 ये भी 0 होगा। अब यहाँ नीली तरंग, इसे तरंग 1 मान लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई 1 इकाई है और गुलाबी तरंग, इसको हम तरंग 2 मान लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई 2 इकाई है। ये दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारी परिणामी तरंग की ऊंचाई कितनी होगी? ये होगी 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो हमारी परिणामी तरंग कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब इसके बाद इस स्थान पर, यहाँ पर हमारी दोनों तरंगें फिर से 0 हो रही हैं, तो हमारी परिणामी तरंग भी अब 0 हो जाएगी। तो अगर हम इसे रस्सी की तरंग के जैसे देख रहे हैं तो हमारी नई तरंग कुछ इस प्रकार दिखेगी और इसकी ऊंचाई 3 इकाई होगी। अब ये तो आसान था, इसे हम मुश्किल कैसे बना सकते हैं? तो मान लीजिए कि ये तरंगें पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर रही हैं, पूरी तरह से अतिव्याप्त नहीं कर रही हैं, बल्कि आंशिक रूप से अतिव्याप्त हो रही हैं। तो यह कुछ इस प्रकार का दिखेगा। मान लीजिए यह इस तरह से आंशिक रूप से अतिव्याप्त होती हैं। तो अब क्या होगा? तो हम फिर से इसी नियम का उपयोग करेंगे। हम अपनी पहली तरंग के योगदान और दूसरी तरंग के योगदान को जोड़ देंगे। तो पहले हमारी दोनों तरंगों की ऊंचाई 0 है, तो यहाँ पर
हमारी तरंग की ऊंचाई, परिणामी तरंग की ऊंचाई 0 होगी। उसके बाद तरंग 1 की ऊंचाई 1 इकाई है और तरंग 2 की ऊंचाई 0 है, तो हमारी परिणामी तरंग की ऊंचाई होगी 1 इकाई। इसके बाद इस बिंदु के बाद हमारी तरंग 1 की ऊंचाई 1 इकाई है और तरंग 2 की ऊंचाई 2 इकाई है, तो हमारी परिणामी तरंग की ऊंचाई होगी 1 + 2 यानी 3 इकाई। फिर हमारी तरंग 1 0 हो जाती है और तरंग 2 इसकी ऊंचाई 2 इकाई है, तो हमारी परिणामी तरंग की ऊंचाई 0 + 2 यानी 2 इकाई होगी। और यहाँ हमारी दोनों तरंगें 0 हो जाती हैं, तो हमारी परिणामी तरंग की ऊंचाई 0 है। तो अब हमारी परिणामी तरंग कुछ इस प्रकार दिखेगी। जब तरंगें आंशिक रूप से ओवरलैप कर रही हैं, आंशिक रूप से अतिव्याप्त हो रही हैं, तो परिणामी तरंग इस प्रकार दिख रही है। इस तरह की तरंग रस्सी में बनाना मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों की तरंगें इस आकार की हो सकती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तरंग व्यतिकरण के दौरान यानी वेव इंटरफेरेंस के दौरान, यानी जब तरंगें अतिव्याप्त होती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो वे मिलकर एक नई तरंग बनाती हैं। यह नई तरंग इन अलग अलग तरंगों का योग होती है, लेकिन जैसे ही ये तरंगें एक दूसरे को पार कर जाती हैं इस तरह से, तो ये अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। और ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब हम अपने फ़ोन से कोई संदेश भेजते हैं या कॉल करते हैं, तो बाकी लोगों के फ़ोन भी उसी हवा में संदेश भेज रहे हैं। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें आपस में टकराती नहीं हैं, ये तरंगें एक दूसरे के बीच से गुजर जाती हैं। अब सोचिए, अगर ये तरंगें एक दूसरे से टकरा जाती और उनका रूप बदल जाता, तो सूचना वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी। ऐसे में कॉल करना या संदेश भेजना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि तरंग व्यतिकरण केवल तभी होता है जब तरंगें ओवरलैप कर रही होती हैं, अतिव्याप्त हो रही होती हैं। जब अतिव्यापन समाप्त हो जाता है, तो तरंगें बिना किसी बदलाव के अपनी मूल स्थिति में वापस लौट जाती हैं। अतिव्यापन के समय को छोड़कर बाकी समय तरंगें एक दूसरे को प्रभावित किए बिना गुजर जाती हैं। अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं जो देखने में थोड़ा कठिन लग सकता है। मान लीजिए आपके पास 2 तरंग स्पंद हैं, यानी 2 वेव पल्सेस हैं। एक वही चौकोर स्पंद और दूसरा एक तिकोना स्पंद, और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो हमारा चौकोर स्पंद है वह गति करके यहाँ आ जाता है, और इसके बाद जो हमारा तिकोना स्पंद है वह गति करके यहाँ आ जाता है, और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, अतिव्याप्त हो रहे हैं। तो अब क्या होगा? ये रस्सी एक समय में 2 जगह पर तो हो नहीं सकती, तो इस स्थिति में परिणामी तरंग का आकार कैसा दिखेगा? तो हम फिर से वही नियम अपनाएंगे जो हमने अपने पहले उदाहरण के लिए प्रयोग किए थे। मान लेते हैं कि ये ऊंचाई भी, ये दूरी भी 1 इकाई है, तो यहाँ दोनों तरंगों का मान 0 है, तो हमारी परिणामी तरंग का मान भी 0 होगा, 0 + 0। फिर जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी नीली तरंग का मान 1 इकाई है और हमारी गुलाबी तरंग का मान 0 है, तो इस बिंदु पर हमारी परिणामी तरंग का मान होगा 1 + 0 1। अब इसके बाद स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि ये गुलाबी तरंग बदल रही है, परिवर्तित हो रही है। लेकिन इस बिंदु पर ये अभी भी आसान है, क्योंकि हमारी नीली तरंग का मान 1 इकाई है और हमारी गुलाबी तरंग का मान -1 इकाई है। तो यहाँ पर हमारे परिणामी तरंग का मान 0 होगा और इसके आगे भी यह 0 ही रहेगा, क्योंकि दोनों तरंगें 0 हैं। लेकिन यहाँ बीच में क्या होगा? तो बीच में ये धीरे धीरे गिरता है, इस तरह से। अब ऐसा क्यों होता है? तो चलिए बीच के किसी बिंदु को देखते हैं। तो इस बीच के बिंदु पर, बिल्कुल बीच के बिंदु पर नीली तरंग का मान 1 है, लेकिन हमारी गुलाबी तरंग का मान -1/2 है। तो परिणामी तरंग का मान कितना होगा? 1 + -1/2, 1 + -1/2, और ये बराबर होता है 1/2 के। तो हमारी परिणामी तरंग का मान यहाँ पर 1/2 है। अब किसी और बिंदु को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ कहीं हम कोई एक बिंदु लेते हैं, तो इस बिंदु पर हमारी नीली तरंग का मान
1 है और हमारी गुलाबी तरंग का मान -3/4 है। तो यहाँ पर हमारी परिणामी तरंग का मान क्या होगा? 1 प्लस -3/4। तो ये बराबर होता है 1/4 के। तो यहाँ हमारी परिणामी तरंग का मान 1/4 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि गुलाबी तरंग रेखीय रूप से परिवर्तित हो रही है तो हमारी परिणामी तरंग भी रेखीय रूप से परिवर्तित होगी। तो जब यह तरंगें अतिव्याप्त होंगी, ओवरलैप करेंगी, तो हमारी परिणामी तरंग कुछ इस प्रकार दिखेगी। हर बिंदु पर दोनों तरंगों के मानों को जोड़ने की इस तकनीक को अध्यारोपण सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ये नाम थोड़ा भारी लगता है, लेकिन ये सिद्धांत वास्तव में बहुत सरल है। परिणामी तरंग पाने के लिए बस हमें हर बिंदु पर अलग अलग तरंगों के मानों को जोड़ना है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो सीखा उसे दोहरा लेते हैं। तरंग व्यतिकरण, वेव इंटरफेरेंस, वह स्थिति है जब 2 या 2 से अधिक तरंगें एक ही क्षेत्र में ओवरलैप करती हैं, अतिव्याप्त होती हैं। जब वे ओवरलैप करती हैं तो परिणामी तरंग का मान ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं, जो कहता है कि किसी बिंदु पर परिणामी तरंग का मान उस बिंदु पर अलग अलग तरंगों के मानों के योग के बराबर होता है।